स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी, है ना। त्योहारों का दौर है, उसमें आप लोग बहुत ही बिजी भी होंगे, लेकिन इस बिजी टाइम में से भी थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए निकालिए, ठीक है। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल में चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। धीरे धीरे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। हम लोगों ने बहुत तेजी से इसको कंप्लीट किया है सिलेबस। जिस तरह से इतने ज्यादा चैप्टर थे, उस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है चैप्टर को, ठीक है। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, आज इसके बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज कहाँ से मिलता है और ऊर्जा संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पहले देखते हैं खनिज। हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार का होता है, खनिज, ठीक है। ये निश्चित आकार का होता है जो प्रकृति द्वारा हमें मिलता है, जिसका कोई भी शुल्क, जो मुफ्त में मिलता है, ठीक है, जो मुफ्त में ही मिलता है हमें, उसको प्रकृति जो है वो हमें ऐसे ही दे देती है उपहार के रूप में, ठीक है। खनिजों का हमारे लिए महत्व, हमारे जीवन में खनिजों का क्या महत्व है देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीजें, सुई जो कि सबसे छोटी है, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से ही बनाए जाते हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है, आप लोग बस किसी वस्तु को मिलता है और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, बट कभी ये नहीं सोचते कि वो वस्तु कैसे बनती है, कैसे आप लोगों तक वो आती है। ये कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन बेटा कभी आप लोग उस पर सोचिए कि वो हमारे पास तक वो कैसे पहुंचता है, कितने डिफिकल्टी से उसको बनाया जाता है, उसको मार्केट में लाया जाता है, फिर वो हमारे तक पहुंचता है। तो सारी चीजें खनिजों पर ही निर्भर है। जैसे सुई से लेकर जहाज तक सारी चीजें खनिजों से बनाई जाती है। इमारतें, पुल तक खनिज से बनाए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, जैसे घर है, ठीक है, हम लोग घरों में रहते हैं, तो घर के लिए जो सीमेंट आता है, जो ईंट पत्थर, जो भी चीजें, जिस चीजों से घर एक बनकर तैयार होता है, वो कैसे होता है बेटा, वो अपने आप यूं ही नहीं बन जाता है। वो सारी चीजें खनिजों से बनती है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो खनिजों से बनती है। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से ही बनते हैं। मतलब टोटल हम लोग पूरी तरह डिपेंड है किस पे, खनिज पे। हमारे खाने से लेके, हमारे रहने से लेके, मतलब सारी चीजें खनिजों पर ही निर्भर है। यहां तक समझ में आई बेटा? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को आई हो, समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं खनिजों की प्राप्ति के स्थल, कहां कहां से वो खनिज प्राप्त होता है, उनका स्थल कहां है। स्थल मतलब होता है जगह, वो कहां से हमें मिलता है। तो देखते हैं आग्नेय तथा कायांतरित शैल से। शैलों के बारे में आप लोग जानते हो ना। आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से क्या मिलता है हमें? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा मिलता है। पता है बेटा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है, जब ये होता है ना ये, और यहाँ से जब ज्वालामुखी का ये ऐसे विस्फोट होता है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ से बहुत ढेर सारे आग निकलते हैं ना। ज्वालामुखी का मतलब ये आग। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहां से ढेर सारे क्या निकलते हैं? आग की लौ निकलती है, ठीक है, बहुत से लावा निकलते हैं। और ये लावा, पता है, ये लावा ऐसे ऐसे जमीन पे बिखर जाते हैं, ठीक है। ये लावा जो है ये बहुत तेजी से उफान की तरह ऊपर आता है और ये जमीन पर ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं, ठीक है। और ये जब बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद जब ये धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो फिर ये खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जब ये लावा जो है वो सूख जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब इसके जो दाने होते हैं, जैसे आप वो ले लीजिए, पॉपकॉर्न को ले लीजिए, जब आप उसको, जैसे वो भुनाता है बालू में या नमक में, जैसे भी जब उसको भुनाता है, तो आप देखते हैं कि बहुत तेजी से लावा फूटने लगता है ना, खूब तेजी से ऊपर आता है। वैसे ही ये जो आता है, ये ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो तेजी से जो आग की लौ होती है
जितने भी लावा है सब नीचे जो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, फिर वो सूखने के बाद वो खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उसको लोग उसका यूज करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं अवसादी चट्टानों की परतों से, जैसे कोयला है, पोटास है, सोडियम है और नमक है। अब हम देख लेते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है बेटा कि जब चट्टानों का बहुत बड़ा समूह होता है, ठीक है, ये जैसे चट्टानों का बहुत बड़ा समूह है, ये तो पर्वत हो गया, इसी तरह ऐसे ही चट्टान होते हैं, ठीक है बेटा, चट्टानों का बहुत बड़ा जो समूह होता है, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये बहुत बड़े बड़े चट्टान है जो इनका जो समूह होता है, ठीक है, इसमें से क्या होता है कि कुछ वर्षों बाद ये चट्टान क्या जैसे होता है ना कि अगर किसी के ऊपर कोई बर्डन होता है तो उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है, वैसे ही ये जो चट्टानों का समूह होता है जब इसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है बच्चा कि एक परत जो होती है ये परत टूट के नीचे आ जाती है, ठीक है, एक परत जो है वो टूट के नीचे आ जाती है, उससे ही अवसादी चट्टाने कहते हैं, ठीक है, उससे ही क्या होता है, उससे कोयला, पोटास और सोडियम का, नमक का निर्माण होता है। जैसे जो नमक होता है वो ऐसे ये क्या वो ये मतलब चट्टानों की तरह होता है कि उसको मार दो एक ठोका तो पूरा वो, जैसे होता है ना आप लोग अगर कहीं पे वो क्या कहते हैं स्नो फॉलिंग होती है, जैसे कश्मीर उश्मीर में चले जाओ, ठीक है, जम्मू में, तो आप लोग अगर गए होंगे तो भी, नहीं गए होंगे तो भी देखे होंगे कि वो जो वहाँ की आइस होती है, स्नो होता है, ऐसे ऐसे लोग बना के लड्डू की तरह और ऐसे खींच खींच के एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये अवसादी चट्टानों की परत जो होती है वो बहुत हल्की होती है, उसको मारने से वो टूट भी जाता है, तो उसी से हमारा कोयला, पोटास और नमक का निर्माण होता है। धरातली चट्टानों से अपघटन से, जो धरातली चट्टान होते हैं उनके अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के द्वारा, जो जलोढ़ होता है, जलोढ़ के जमाव से उससे भी हमारे खनिजों का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, तीन और प्लैटिनम। महासागरी जल, अब जो महासागरी जल होते हैं, महासागर के जो जल है उनसे भी नमक का निर्माण होता है कि नहीं, नमक होता है, क्योंकि उनका पानी बहुत खारा होता है, वो सतह पर आते जाते हैं और नमक को छोड़ते जाते हैं, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, तो इनके ये क्या है, ये खनिजों के प्राप्ति के स्थल है। आगे देखते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है बच्चा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं में एक बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं तब ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं, वही जो मैंने इसमें बताया है, ठीक है, इसमें जो बताया सेम वही वहां पर है। आगे आते बेटा हम लोग देखते हैं खनिजों के प्रकार। अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि खनिज क्या होते हैं, खनिज का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और ये खनिज की प्राप्ति के स्थल क्या है। अब हम देखते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वे खनिज जिसमें धातु का अंश अधिक होता है, धातु का अंश अधिक होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं, लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं बेटा जिसको, धात्विक खनिज को ठोस खनिज भी कहा जाता है, जिसको मारने से वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको ठोस भी कहा जाता है, ठोस खनिज भी कहा जाता है। लौह, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। अलौह, अलौह कौन से है, जिनमें लोहे का अंश न हो, लौह मतलब जिसमें लोहे का अंश हो, अलौह जिसमें लोहे का अंश नहीं हो, जैसे तांबा है, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि, इस सब में लोहे का तत्व नहीं होता है। बहुमूल्य खनिज, ये सारे तो बहुमूल्य खनिज है ना, जैसे सोना, चांदी है, प्लेटिनियम है आदि। अब आपको एक बोरी सोना अगर मिल जाएगा तो क्या ये बहुमूल्य नहीं है, आप तो एकदम करोड़पति हो जाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क,
अब हम लोग थोड़ा सा लौह अयस्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि खनिज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खनिजों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की ऋण है कि नहीं? बिना लौह, ये क्या है? ये औद्योगिक विकास की एक बहुत बड़ी ऋण है। ऋण की, जैसे मनुष्य के शरीर में ऋण जो होता है, ऋण की जो हड्डी होती है वो बहुत ही जरूरी होती है, बिना उसके अभाव में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह व्यापार उद्योग को चलाने के लिए लौह अयस्क की भागीदारी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो सब मशीनों से होते हैं और लोहा नहीं रहेगा तो मशीन बनेंगे कहाँ से? ठीक है बेटा, विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। इसके लिए जो हमारा भारत है, प्यारा भारत देश, वो बहुत ही रिच है। फिर आते हैं मैग्नेटाइट, उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लौह अंश होता है, इसको कहते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी। चुंबकीय, आप लोग तो जानते होंगे ना, चुंबक, जैसे जो चुंबक होता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका उपयोग ज्यादातर विद्युत बनाने में, विद्युत मतलब बिजली बनाने में किया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पर भारत में लौह अयस्क मिलता है? उड़ीसा के झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा, बेलारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, ये सारी लौह अयस्क की पेटियां। आगे आते हैं, हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के लिए, विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस्पात, 1 टन इस्पात बनाने में 70 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती, 10 किग्रा मैग्नीज की जरूरत होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैग्नीज बनाने का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अलौह खनिज। इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता। अलौह मतलब जिसमें लोहा शामिल नहीं होता। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, मतलब सीसा में आपको लोहा नहीं मिलता है, ठीक है, सोने में आपको लोहा नहीं मिलता है। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। जब चट्टानें जो होती हैं आपस में विघटित होती हैं, मतलब आपस में जब टकराती हैं तो उनके टकराव से क्या बनता है? उनके टकराव से बॉक्साइट का निर्माण होता है। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम जो है एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होता है। ये बहुत ही हल्का होता है। एल्युमिनियम इतना हल्का होता है कि कोई भी इसको एक हाथ से उठा के आसानी से, इससे बनी चीजें जो होती हैं आसानी से आप एकदम हवा की तरह, है ना, जैसे आप लगेगा ही नहीं कि आप सामान उठाओ, इतना हल्का होता है, ये वेटेड नहीं होता है। इसमें अत्यधिक धातवर्धता भी पाई जाती है, घातवर्धता। आगे चलते हैं अधात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता, मतलब ये धात्विक क्या होते हैं? मतलब जो ठोस होते हैं। अधात्विक मतलब जो ठोस नहीं होते, उनको बस एक बार मारो वो फूट जाए। जैसे है अब्रक है, नमक को एक बार मारो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है आदि, ये सब हमारे होते हैं अधात्विक खनिज जिसमें जो ठोस कम होते हैं। अब्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अब्रक जो होता है वो ऐसे, ये जो प्लेट होते हैं ना, ऐसे प्लेटों के रूप में अब्रक का निर्माण होता है। ठीक है बच्चा, अब्रक के निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर क्या मिलता है? अब्रक मिलता है। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग में, राजस्थान में अजमेर के पास मिलता है, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर पेटी यहाँ पर मिलता है। अब्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से भी एमसीक्यू के क्वेश्चन, बेटा एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अब्रक का क्या प्रयोग है, तो आप लोग बता सकते हो कि अब्रक का प्रयोग विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने में किया जाता है।
ठीक है बच्चा? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा बेटा आप लोग बेहिचक पूछा करो, ठीक है बच्चा? चलिए, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें बोले ना कि जब चट्टानों का एक समूह रहता है, उसमें से एक चट्टान जो अपने से अलग कर देती है, उसी में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। चूना पत्थर से ही सीमेंट का उद्योग किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल। जैसे कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं, रॉ मटेरियल, कोई भी चीजें हम बनाते हैं तो उससे पहले हम रॉ मटेरियल हमारे पास रहेगा तभी तो हम बनाते हैं, कच्चा माल रहेगा। अगर सब्जी पकाना है हमें तो उसके लिए सारी उसमें पड़ने वाले सारी चीजें रहेंगी ना, कि बस खाली हम सब्जी कैसे रेडी करेंगे। तो वैसे ही ये कच्चा माल है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है, ठीक है? खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अब आप लोगों ने यहां तक पढ़ा, ठीक है, यहां तक पढ़ा कि खनिज जो संसाधन है उनसे क्या क्या चीजों का निर्माण किया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि खनिज का संरक्षण हमारे लिए जरूरी क्यों है? अगर खनिज का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो क्या हम अपने अस्तित्व, अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम लोग पूरी तरह खनिजों पे ही डिपेंड हैं, ठीक है? हम लोग पूरी तरह खनिजों पे डिपेंड हैं। अगर हम उसकी सुरक्षा ही नहीं करेंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? ठीक है बेटा? चलिए, खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार है ही, नवीकरण योग्य नहीं है, ठीक है? निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। पता है, खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि रोज ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहे। ज्वालामुखी का विस्फोट रोज तो होता नहीं है। चट्टानें जो होती हैं रोज तो टकरा के गिरती नहीं है, सालों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते, लाखों वर्ष बीत जाते, तब जाके चट्टानों का निर्माण होता है। और फिर कितने वर्ष पहले तो चट्टानों का निर्माण होने में कितने वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद चट्टानों को खुद से अलग करने में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो बेटा इन सारी चीजें जो ये प्रोसेस है वो बहुत इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है? हम बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संभाल कर रखना होगा। अगर ऐसे ही हम खनिजों का उपयोग करते जाएंगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो उसके उपयोग से वंचित रह जाएगी। क्योंकि आज का समय बेटा जो चल रहा है, उस समय में हम लोग पूरी तरह से भौतिक चीजों पर हम लोग पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। यहाँ तक कि रोटी बनाने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, ठीक है, आटा गूंथने की मशीन, मतलब हम लोग इतना अपने लाइफ को इतने बेकार कर दिए हैं कि पूरी तरह हम लोग मशीनों पे ही डिपेंड हो गए। पहले के लोग था जो खुद से हाथों से काम करते थे, वो बहुत एक्टिव रहते थे, वो बहुत एक्टिव रहते थे। अब के समय में, इस जनरेशन में, अभी आप लोग देख लीजिए, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें सब लोग, सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, लेकिन उसके बाद भी लोग कितने बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं कि नहीं? तरह तरह के रोग हो जा रहे हैं लोगों को। फिर उसके बाद कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जा रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे और बहुत लंबी लाइफ जीते थे, बट अब ये पॉसिबल नहीं है। खनिज संसाधन संरक्षण के उपाय, हम लोग अपने खनिज जो संसाधन है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो। मतलब जो खनन होता है, कुछ चीजें जो होती है बेटा वो प्रकृति में, मतलब वो खनन करके, मतलब खोद के, खुदाई करने के बाद वो चीजें हमें मिलती हैं। अगर खुदाई के बाद या कैसे भी अगर हमें खनिजों की प्राप्ति होती है तो हमें क्या करना चाहिए? उनको संभाल कर रखना चाहिए, उनका बेस्ट यूज नहीं करना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें, जहां तक संभव हो सके प्लास्टिक या लकड़ी की चीजों का प्रयोग करें। खनन व खनिज प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अव्यय, मतलब जो खनन होता है और जो धातु बनने का जो निर्माण होता है उसमें उसकी प्रक्रिया जो होती है वो बहुत कम से कम हो। रद्दी एवं पुराने माल का पुनः प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो रद्दी सामान हो जाते हैं उनकी क्या करनी चाहिए? उनकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए, ठीक है? उनकी रिसाइकलिंग करके न्यू कोई प्रोडक्शन बनाना चाहिए। उनको ये नहीं
कि ये चीजें बर्बाद हो गई, ले जाओ इसको फेंक दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हमें क्या करना चाहिए कि नई चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है बच्चा, योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना चाहिए। हमें उन चीजों की योजना बना लेनी चाहिए। ठीक है, खनिज, अगर हम खनिज को निकाल रहे हैं या खनिज हमें मिल रहा है तो उसकी पहले से योजना बना लेनी चाहिए। जैसे आपके घर में अगर कोई फेस्टिवल होता होगा या कोई पार्टी होती होगी, बर्थडे पार्टी का अगर आप लोग सेलिब्रेशन करते होंगे, ठीक है, तो उससे पहले आप लोग क्या करते होंगे कि उससे पहले आप लोग उसकी योजना बना लेते हैं, है ना, कि आज हमें ऐसे चलना है, गेस्ट आएंगे तो हमें ये काम करना है, चाहे जो भी जिस भी तरह की एक योजना बना लेते हैं। तो उसी तरह अगर हमें खनिज प्राप्त होता है तो उसकी हमें पूरी तरीके से क्या करनी चाहिए, उसकी हमें योजना बना लेनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ऊर्जा संसाधन, अब हम देखते हैं ऊर्जा। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है ऊर्जा संसाधन। धात्विक पढ़ लिए, अधात्विक पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, जो कि तीसरा हमारा खनिज है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन इन्हीं सारी चीजों से होता है। ऊर्जा संसाधन को परंपरागत तथा गैर संसाधन, इनके दो प्रकार होते हैं। परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन वो होता है बेटा जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका हम सदियों से प्रयोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, परंपरागत, परंपरा मतलब हम कहते हैं ना हमारे घर का ये, हमारे घर की ये परंपरा है। परंपरा मतलब जो सदियों से चली आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कैसे, लकड़ी, लकड़ी से आज हम खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, आज लकड़ी पे खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी पर खाना सदियों से बना आ रहा है, लकड़ी पर खाना सदियों से बना आ रहा है। उपले जो होते हैं, ठीक है, गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, उन पर भी खाना जो है आज न्यू प्रोडक्शन नहीं है, ये बहुत समय से, सदियों से ये भी चला आ रहा है। कोयला, उपले है ना, उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है, इन सब का प्रयोग जो है वो सदियों से चला आ रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होता है बेटा जिसको मनुष्य ने बनाया है, जो मानव निर्मित है, जिसको बनाने में 50 से 60 साल लगते हैं, या हम 50-60 साल से या 30-40 साल से उस चीज का यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, जिसको मनुष्य ने खुद से बनाया है। ठीक है, जैसे सौर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है जो पवन चक्कियों से चलती है, ठीक है, ज्वारी है, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है इसमें। आगे देखते हैं हम कोयला। कोयला के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में, मतलब बहुतायत मतलब होता है बहुत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। कोयला का क्यों उपयोग किया जाता है ये सबको पता है कि घरेलू जरूरतों के लिए या भट्टियों को जलाने के लिए लोग प्रयोग करते हैं। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। ये मतलब जो भारत है वो औद्योगिक ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरी तरह कोयले पर निर्भर है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले 3 प्रकार के होते हैं। कोयले 3 प्रकार के होते हैं, ये कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में कोयला। भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भित युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। अब हम देखते हैं गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, यहां पर ये मिलता है। दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेशों में मिलता है। फिर हम आ जाते हैं पेट्रोलियम। अब आप लोग बताइए पेट्रोल, पेट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मस्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोल बिना अगर आप
कहीं गाड़ी से जा रहे हो और उस समय आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो वहां पे क्या करोगे? पानी भर के चलाओगे आप लोग उसे? पानी से चलेगी? नहीं चलेगी, है ना। तो वहां पर हमें पेट्रोल की जरूरत होती है। तो पेट्रोल हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम है ना, तेल या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों का ये भंडार है। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकाला जाता है। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है। जहां जहां मुझे लग रहा है कि एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछेगा, मैं वहां पे लिख दे रही हूँ। ठीक है बच्चा, ये भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकाला जाता है और 18% जो है गुजरात से और 13% जो है असम से आता है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस, इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उपयोग के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाता है, इसीलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है, जो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। इसके मिलने की जगह यही है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है उसके बहुत विशाल भंडार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जहां पर प्राकृतिक गैस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब विद्युत देख लेते हैं। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला है प्रवाहित जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर उससे उत्पन्न किया जाता है। टरबाइन मशीन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग जानते होंगे। बहुत तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, जो नवीकरण योग्य संसाधन है। जब पानी की धारा बहुत तेज रहती है तब उसी समय विद्युत निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। हम लोगों ने जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ा था तो यही पढ़ा था ना कि वहां पे बहुउद्देशीय योजनाओं को, पानी को रोककर वहां पर बिजली निर्माण का काम किया जाता है। ये नहीं कि छोटे छोटे पानी की जो बूंदे पड़ रही हैं उसमें बिजली बनाने का काम हो, ऐसा नहीं होता है। जब पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और उसमें इन्फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब बहाव बहुत तेजी से होना चाहिए। परमाणु अथवा, अब हम देख लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। अभी तक तो हम लोगों ने परंपरागत ऊर्जा के साधन पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। गैर परंपरागत क्या होता है? जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है जो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अब हम देख लेते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप लोग देखते हो बेटा, ऐसे ये पवन ऊर्जा बनाने के लिए ऐसी ये ब्लेडें लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं, जैसे पंखे होते हैं ना, ऐसे इसके यहाँ पे 3 ब्लेड लगी रहती है और इनका डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस में इनको वहां पर लगाया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में, मदुरई तथा में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी इनके जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? पवन ऊर्जा, पवन मतलब होता है हवा। हवा का बहाव जब तेजी से चलता है तो ये पंखों में गति उत्पन्न होती है और इन्हीं गति के उत्पन्न होने से पवन ऊर्जा का मतलब इससे निर्माण होता है। ठीक है बच्चा, इसको पवन चक्की भी बोलते हैं ना, पवन चक्की। ऊर्जा का संरक्षण।
अब हम लोगों ने तो खनिजों का संरक्षण पढ़ा, अब हम लोग यहाँ देखते हैं ऊर्जा का संरक्षण। जरूरत ना होने पर बिजली बंद कर देना चाहिए, ऊर्जा तो यही है, अगर हमें जरूरत नहीं हो तो बिजली बंद कर देना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। परंपरागत मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, जो भगवान द्वारा हमें दिया गया है, प्रकृति ने हमें दी है, उसके जो साधन है वो जो है वो बहुत ही सीमित है, वो बहुत सीमित मात्रा में मिलता है, इसीलिए उसका प्रयोग हमें बेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, मतलब नए नए साधनों का उपयोग करना चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कार और पुलिंग होता है। ठीक है बेटा, कार और पुलिंग का प्रयोग। इस तरह बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर को फिनिश किया। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, अब हमारे जितने भी लंबे लंबे चैप्टर थे सब फिनिश हो गए हैं, अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है लोकतंत्र के परिणाम। ये नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर है। धीरे धीरे हम लोगों ने कछुआ की चाल चलते हुए 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आज इसका हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, लोकतंत्र के परिणाम। अभी तो हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जाति लैंगिक मसले के बारे में पढ़ा, ठीक है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, मतलब सब जगह से पढ़ते पढ़ते हम लोग अब लास्ट में आए हैं। सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम देखते हैं उसका आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, उसका आउटपुट क्या मिलता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक, तो बेटा पहला पॉइंट है लोकतंत्र का अर्थ, उसकी मीनिंग क्या है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। ठीक है, सभी व्यक्ति को क्या दिया जाता है कि उसको समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती। लोकतंत्र क्या होता है बेटा, लोकतंत्र वह होता है जहां पर राजा नहीं होता है। ठीक है, राजा को कौन चुनता है, राजा को जनता चुनती है, राजा को जनता चुनती है और हर 5 इयर्स के बाद उसका चुनाव होता है। ठीक है, तो वो राजा होता है। और लेकिन कहीं कहीं पर जो होता है, कहीं पे क्या होता है, राजा होते हैं और जब वो राजा की मृत्यु हो जाती है तो फिर उन्हीं के पुत्र को वहां पर राजा बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हर क्या होता है कि एक अच्छा लोकतंत्र क्या होता है जहां पर राजनीतिक, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब ऑल ऑफ यू, सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं कि अगर हम शासन में आ गए, ठीक है, तो सिर्फ हम अपना भला देखें या तो ऐसे लोगों का भला देखें जो हमसे रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। हमें सबका साथ, सबका विकास को लेके आगे बढ़ना पड़ता है, यही हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की विशेषताएं, तो बेटा हम देखते हैं लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना। नागरिक जो है उनके बीच क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो उस जाति का है, उस धर्म का है, वो गरीब है, अमीर है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी लोग इक्वल है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। यह क्या करता है, व्यक्ति की गरिमा को, उसके प्राउड को बढ़ाता है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है और जो निर्णय लेते हैं उसकी गुणवत्ता में, जो उसकी गुणवत्ता होती है उसमें वह सुधार करता है। संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। जो भी घर का मुखिया होता है वो बहुत स्ट्रगल करता है बेटा। हम लोगों को लगता है कि वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन घर का जो मेन मुखिया होता है, जैसे पापा होते हैं या दादाजी लोग होते हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनको पूरी फैमिली को लेके चलना पड़ता है, पूरी फैमिली को लेके चलना पड़ता है और उनके मन में हमेशा ये रहता है कि कहीं उनके लिए कोई गलत ना सोचे, कहीं वो जल्दबाजी में कोई जो डिसीजन है वो बहुत गलत ना ले लें। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें वो घर में और भी जितने बड़े मेंबर हैं उसकी वो सहमति लेते हैं। ये तो बेटा एक घर की बात हो गई, लेकिन जो पूरा देश चला रहा है सोचो उसके लिए कितना फाउंडेशन होगा, है ना।
वो कितना स्ट्रगल करता होगा कि अपने निर्णयों को इतनी लाख जनता के सामने रखना, उसको उसके ऊपर फिर उसको फॉलो करना, सारी चीजों की व्यवस्था देखना। बेटा ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है और यह क्या करता है कि बाय मिस्टेक अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने का एक मौका हमें जरूर देता है। ठीक है। पारदर्शिता, ये लोकतंत्र के परिणाम है। पारदर्शिता, एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था, यह पता लगा सकता है। उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। मतलब कोई भी अगर हम निर्णय ले रहे हैं तो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो निर्णय सही है या गलत है। पारदर्शिता का इसमें गुण पाया जाता है, जिसमें कि जैसे होता है ना, शीशा जो होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर उसको देखोगे तो वो दोनों ही साइड इक्वल दिखता है कि नहीं। वैसे इसमें क्या होना चाहिए कि पारदर्शिता का गुण होना चाहिए, ताकि अगर हम सही रहेंगे तो चीजें गलत नहीं हो सकती हैं। जवाबदेही, जब जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह है, यह अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। जैसे होता है ना कि अगर हमसे ये गलती हो गई तो वहां जवाबदेही मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और वो सक्सेस नहीं हुआ, या तो फिर वो बीच में ही उसमें कोई व्यवधान हो गया, तो फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, जनता को जवाबदेही देनी पड़ती है। मतलब उसको जवाब देना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों हो गया, उसमें कौन सा मिस्टेक हो गया कि उसकी वजह से ये ऐसे दिक्कत या ऐसी परेशानियां आ गई। उसको बोलते हैं जवाबदेही, मतलब उसको जवाब देना पड़ता है। फिर आ जाते हैं बेटा वैध सरकार। वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार की कानून और कार्रवाई लोगों और सरकार के कामकाज को पारदर्शी तरीके से प्रकट करती है। वैध मतलब जो वैधानिक तरीके से पूरी तरह सही हो, मतलब जो हम रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं वो भी किसी नियम पे हो, वो भी किसी नियम पे चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रूल बना दिए और उसका कोई नियम ही नहीं है उसका कोई। तो वही वैध सरकार होता है कि मतलब हमें वहां पर वैध सरकार होता है, जो भी हमारे नियम कानून बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना। लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देता है, हम देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र जो है हमारा वो किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देता है। लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है। नागरिकों को निर्माण प्रक्रिया की जांच करने के अधिकार और साधन प्राप्त होते हैं। मतलब नागरिक जो होते हैं, जो हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग जो नागरिक होते हैं, हम लोगों को पूरी छूट है, पूरी फ्रीडम है हम लोगों को किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी निर्माण प्रक्रिया को करने के लिए, किसी भी जांच को करवाने के लिए हम लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है, यह नागरिकों के विचारों और उम्मीदों का ध्यान रखता है। लोकतंत्र बेटा जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो सारे लोगों को ध्यान में रख के नियम कानून बनाती है। ठीक है, वो अपने विचारों को जनता के ऊपर नहीं थोपती है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, वो खुद से सत्ता में नहीं आती है। लोकतांत्रिक जो सरकार है वो खुद से सत्ता में नहीं आती, उसको कौन चुनता है, उसको हम ही लोग चुनते हैं। हम ही लोग जो महानुभाव हैं, ठीक है, हम ही लोग उसको चुन के और उसको सत्ता में लाते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास, यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़े का अध्ययन करने से पता चला है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक जो समृद्धि है वो बहुत ही ज्यादा उसकी क्या है, बेहतर हुई है। इसके अन्य कारक भी हो सकते हैं जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, ये सारी चीजें जो हैं वो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक जो तानाशाही सरकार होती है और लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं।
तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है। पता है, तानाशाही में जो सरकार होती है वो तुरंत निर्णय ले लेती है क्योंकि उसको किसी से डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो कोई भी डिसीजन लेती है तो जब वो संसद में बैठी रहती है वो जितने भी उससे नीचे होते हैं उन सारे लोगों से निर्णय लेके तब उसको लास्ट डिसीजन वो देती है। इसलिए बेटा हम कह सकते हैं ये इसकी बहुत बड़ी कमी है कि इसमें टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि ये तुरंत खुद निर्णय नहीं लेती, लोगों की अनुमति होती है, लोगों का विचार होता है, तब वो जाके डिसीजन लेता है। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा खर्चीली है क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है। चुनाव का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, इसलिए इसमें खर्च ज्यादा लगता है। ठीक है, इसमें खर्च ज्यादा लगता है। आप लोग खुद ही देखते होंगे कि जब चुनाव का टाइम होता है इतने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जितने भी लोग चुनाव में रहते हैं वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, है ना, तो ये बहुत ही खर्चीला है। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। यहाँ पे हर स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, किसमें? लोकतंत्र में। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर, ये 2 बार रिपीटेड हो गया बेटा, इसको इसलिए काट दो। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। पता है लोकतंत्र सरकार में क्या होता है कि लोग चुनाव को जीतने के लिए उस समय कुछ भी नहीं देखते, उनके ऊपर चुनाव जीतने का भूत सवार होता है एक तरीके से, और वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते, किसी हद तक जा सकते हैं, पैसे को एकदम पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन लास्ट में जीत गए तो वाह वाह, नहीं जीते तो गए, उतना ढेर सारा पैसा चला गया। लेकिन तानाशाही सरकार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां तो जनता चुनती नहीं है, राजा खुद ही अपना राजा बन के वहां पे चले आते हैं, इसलिए वहां पर कम खर्च लगता है। लेकिन यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार होता है इसको चुनने में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, ये खर्चीला होता है क्योंकि हमें लोग जनता द्वारा इसको चुना जाता है। असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीब और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानताओं मिटाने में असफल ही रहा है। अब जहां पर गरीबी का स्तर बेटा चलता है ना, वहां पर कोई भी सरकार कुछ भी कितना भी अपना प्रयास क्यों ना कर ले वो सफल नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट को अगर देना है तो लोगों को रोजगार दे, इससे क्या होगा कि जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार ऐसे बैठे हुए हैं। लोकतंत्र असमानता और गरीबी को कम करने में सक्षम कैसे? लोकतंत्र गरीबी को कैसे कम कर रहा है हम देखते हैं। यह प्रत्येक नागरिक को समान मतदान अधिकार देकर राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। मतलब जो मतदान वोटिंग जो करने का अधिकार होता है वो सबको समान होता है, एक समान अधिकार सबको मिला हुआ है। ठीक है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह समूह सक्रियता के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। यह समाज के किसी भी वर्ग की आवश्यकता के आधार पर आर्थिक लाभ के हस्तांतरण के लिए पुनर्वितरण तंत्र का समर्थन भी करता है। राजनीतिक समानता। जाति, पंथ, धर्म, आर्थिक स्थिति में अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार। राजनीतिक समानता। अब हम देख ले राजनीतिक सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जो मतदान देने का अधिकार होता है वहां पर सबको इक्वालिटी मिली हुई है। इक्वालिटी मतलब होता है सबको समानता मिला हुआ है। हम लोगों ने जब लैंगिक मसले पढ़े थे तो हम लोग देखें कि बहुत समय पहले लड़के और लड़कियों में डिफरेंस किया जाता था, है ना, महिलाओं और पुरुषों में। लेकिन जहां वोटिंग की बात आती है वहां सबको वोट देना हमारा अधिकार है। वहां पर उस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाता है। महिलाओं की समानता। लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई हैं। यह अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिल पाया है। ठीक है, उसी चैप्टर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था जाति, धर्म और लैंगिक मसले की जो कट्टरपंथी महिलाएं होती हैं
उनको राजनीति में कोई अधिकार नहीं मिलता था, ठीक है, कोई अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन उसमें से जो कट्टरपंथी महिलाएं थी उन्होंने बहुत आंदोलन किया, तो इसकी वजह से राजनीतिक में 5% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाता है। पता है कि नहीं? ये सारी चीजें आप लोगों को मैं इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर का नेम भी बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में मैं ये सारी चीजें और भी अच्छे तरीके से वहां पे बता चुकी हूँ, ठीक है, पूरा डीपली। यहाँ पे हम लोगों को बहुत डीपली चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चा। तो वो जो कट्टरपंथी महिलाएं थे इतनी आंदोलन की कि उन लोगों को, महिलाओं को राजनीति में भी समानता मिलने लगी थी। और वो पॉसिबल कहाँ हुआ पता है? वो पॉसिबल बस हुआ लोकतांत्रिक सरकार की वजह से, लोकतांत्रिक वजह से। शिकायतों का लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग। बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए। था ना कि पहले महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं थे, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद महिलाओं को सभी जगह इक्वालिटी दे दी गई है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जाति समूहों के बीच टकराव जो है कम हुआ है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो सबको, सभी लोगों को देखते हुए हर चीज का डिसीजन लेती है। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। अब हम लोगों ने तो सारी चीजों को देख लिया, अब हम यहाँ पे देखते हैं लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है। इसमें जो सामाजिक जो टकराव रहते हैं इनकी संभावना जो है बहुत कम रहती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने में बल दिया जाता है, मतलब उनको इक्वालिटी दी जाती। पूरा मिला के हम लोग चैप्टर का जो समरी है हम लोग बस यही कह सकते हैं कि जो पहले के समय में होता था वो अब नहीं होता है। पहले के लोगों को वोट के बारे में बहुत नॉलेज नहीं था, लेकिन अब देखते हैं जब वोटिंग का समय आता है तो नुक्कड़ नाटक, हमारे स्कूलों के द्वारा भी कितने रैलियां निकाली जाती हैं, लोगों को उसका मतलब नुक्कड़ नाटक करवा के, बहुत जैसे जो आउटर गांव वगैरह होते हैं जिनको उसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं रहता है, उनको इन नुक्कड़ नाटक की वजह से सारी चीजों का ज्ञान कराया जाता है। तो अब जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो खुद से जिस दिन वोटिंग रहता है बहुत ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया है बेटा? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों की तरफ बहुत ही फोकस किया है, बहुत ही ध्यान दिया है। ठीक है बच्चा, तो लोकतंत्र जो सरकार होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह बेटा आज का चैप्टर भी हमारा नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अर्थशास्त्र में चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज अर्थशास्त्र का भी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन होता है बच्चा? उपभोक्ता हम ही लोग होते हैं जो वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है, जो वस्तुओं को खरीदते हैं, और हम लोग हमेशा इसे ये देखते आए हैं कि उपभोक्ताओं के साथ बहुत ही नाइंसाफी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो जनता होती है, जो पब्लिक है, ठीक है, जो हम लोग हैं, हम लोग वस्तुओं को खरीदते हैं ना, तो हम लोग जो उपभोक्ता है वो हमारे अधिकार क्या हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे ये कि हमारे भी अपने कुछ राइट्स हैं, हमारे अपने भी कुछ अधिकार हैं। जब हमें उन चीजों का नॉलेज रहेगा तभी हम अपने अधिकार को समझ पाएंगे और उनके लिए एक्शन ले पाएंगे। एक्शन ले या न ले ये तो बात की बात है, लेकिन जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके बारे में हमें फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उपभोक्ता, जैसा कि मैंने बताया उपभोक्ता कौन है? हम ही लोग उपभोक्ता हैं। जो वस्तुओं को खरीदता है, जो वस्तुओं को खरीद के उपयोग करता है वही उपभोक्ता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं बिस्किट लेने, ठीक है, दुकान पे पैसे देके बिस्किट लाएं, बिस्किट मैं खरीदी, मैं क्या हो गई? मैं उपभोक्ता हो गई, मैं कस्टमर हो गई। ठीक है, उपभोक्ता मतलब कस्टमर होता है। ठीक है, और किसी भी दुकानदार के लिए कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुकान सजी रहे, वहां पर कस्टमर न जाए
तो फिर वो दुकान का सजना संवरना भी बेकार है। यही हो गया। अब हम देखते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, ठीक है, जो माल को प्रोडक्शन का काम करता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो उत्पादक होते हैं। जैसे मैंने बोला ना, बिस्किट का एग्जाम्पल दिया कि हम लोग जाके बिस्किट मार्केट से लाए, लेकिन हम लोग तो ले लिए, हम लोग कस्टमर बन के गए, ले लिए, उसका यूज कर लिए, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि बिस्किट उस दुकान तक कैसे पहुंचती है? दुकान तक बिस्किट जब वो फैक्ट्री में बनता है, कारखाने में बनता है, तब वहां से बनते बनते यहाँ पर आकर दुकानों में पहुंचता है। वही चीजें हो गई उत्पादक। ठीक है बच्चा। अब हम देख लेते हैं उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं। उपभोक्ता मतलब जो कस्टमर है, जो हम लोग हैं, हम लोगों के क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी सत्ता में पावर मिली हुई है, ठीक है, आप लोग उस पावर का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सुरक्षा का अधिकार, हमें पूरी तरह से सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि हम वस्तुओं को अपने सुरक्षित तरीके से रख सके। सूचना का अधिकार, अगर कोई वस्तु खराब हो जाती है, जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट लाए, उसमें 12 की जगह 11 बिस्किट ही हैं, तो आप जिस दुकान से लाए हो उस दुकान पर जाकर उसका सूचना दे सकते हो, इसको इन्फॉर्म कर सकते हो। या कभी ऐसा होता है कि जो बिस्किट है वो टूटा हुआ है, ठीक है, कभी एक्सपायरी उसकी डेट है, तो आप वहां पर जाकर उसको इंफॉर्मेशन दोगे। चुनने का अधिकार, हम लोग जाते हैं दुकान पर, ठीक है, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, 1-2 कपड़े नहीं निकलवाते हैं। जब से हम लोग 15-20 कपड़े नहीं निकलवा ले, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को चुनने का अधिकार, सामान को अगर हम लोग किसी दुकान पे जा रहे हैं तो वहां हम लोगों को सामान को चुनने का भी पूरा अधिकार है। भले हम 15-20 कपड़े निकलवा दें, दुकानदार को परेशान कर दें, नहीं समझ में आएगा, वहां से उठ के चले जाएंगे, लेकिन उसका भी हमें अधिकार है और वो दुकानदार भी हमें कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि हम तो वहां पे कस्टमर बन के गए हैं और कस्टमर भगवान होता है ना दुकानदार के लिए। बेचारा आप अगर उससे 10 कपड़ा निकलवाओगे, पूरी दुकान निकलवा दोगे, तब भी वो बेचारा निकालता रहेगा कि इसमें से कुछ ना कुछ तुमको पसंद आ जाएगा। अगर नहीं पसंद आएगा, नहीं भैया मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं नहीं लूंगा, दुकानदार क्या करेगा? जाइए आप आगे बढ़ जाइए, फिर से वो जितने कपड़े को निकाले रहेगा, फिर से उसको फोल्ड करेगा, फिर से वो दुकानों में अच्छे से रखेगा। ठीक है, तो हम लोगों को हर वस्तुओं को चुनने का भी पूरा अधिकार मिला हुआ। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, अगर कोई इफेक्टेड माल है, ठीक है, अगर कोई इफेक्टेड माल है तो हम उसको ले जाकर दुकान पर चेंज भी कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और हमें उपभोक्ता शिक्षा मतलब हमारे लिए शिक्षा का भी अधिकार है कि हमें कौन कौन से शिक्षाएं होनी चाहिए। आगे देखते हैं उपभोक्ताओं के शोषण के कारण। जो उपभोक्ताओं का शोषण होता है वो कैसे होता है? पहला, सीमित सूचना। पता है बच्चा, जो मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको जो सूचना दी जाती है ना, वो पूरा इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी जाती। अगर 10 उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से बेनिफिट्स को और बढ़ा दिया जाता है। अगर उसके क्या है, अगर जैसे हम ये पेन खरीदने जा रहे हैं, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो इसमें अगर इसकी 5 क्वालिटी है तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार हमको 5 की जगह 10 क्वालिटी बताएगा। लेकिन अगर इसके दोष 5 है तो 5 में से 2 ही दोष बताएगा। क्यों बताएगा? कि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो और चीजें हमारी जो है वो मार्केट में बिकने लगे। इसलिए बेटा जो सूचना होती है वो बहुत ही सीमित होती है। ठीक है, इसमें जितना भी है मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, आप लोग समझिए। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा भी चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है। हर एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सीमित आपूर्ति, कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे किसी चीज का दाम बढ़ता रहता है, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं सब्जी। अभी बीच में आप लोगों ने देखा था कि टमाटर का रेट जो है इतना ज्यादा हाई हो गया था, है ना, कहीं कहीं 300-400 रुपए केजी मिल रहा था। तो बेटा उस समय क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो टमाटर को चुरा के रख दिए, ठीक, और वो उस समय का वेट करने लगे कि जब मार्केट में बिल्कुल नहीं रहेगा
और कस्टमर को इसकी बहुत जरूरत होगी, उस समय हम निकालेंगे तो 200 की जगह अगर हम 400 का भी बेचेंगे तो भी ये कस्टमर जो है वो खरीदेंगे। तो सीमित आपूर्ति, उसकी आपूर्ति क्या होती है, वो भी सीमित होती। सीमित प्रतिस्पर्धा मतलब जो कंपटीशन होता है वो भी सीमित होता है। साक्षरता कम होना, जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, जो उपभोक्ता होती है, उसकी साक्षरता जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड न होना। जैसे अब तो बहुत लोग एजुकेटेड हो गए हैं, हर चीजों के बारे में लोगों को बहुत नॉलेज हो गया, लेकिन बेटा आज भी बहुत से ऐसे रूरल एरिया हैं जहां पर लोग बहुत एजुकेटेड नहीं हैं। वहां पर लोग जो दुकानदार होते हैं वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छा खासा बेवकूफ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसके लिए एजुकेशन भी बहुत मस्ट है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन, भारत के व्यापारियों के बीच मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम वजन आदि की वजह से उपभोक्ता आंदोलन हुआ था। परंपरा काफी पुरानी। भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुए, 1970 के दशक तक इस तरह के आंदोलन के अखबारों में लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने तक ही सीमित होते थे। 1960 और 70 के दशक में ये होता था। कालाबाजारी होती थी, जमाखोरी होती थी। जमाखोरी मतलब चीजों को जमा कर दिया जाता था लेकिन उनको बेचा नहीं जाता था। कालाबाजारी होती थी मतलब मिलावट कर दिया जाता था। ठीक है, जो चीजें हैं जैसे हल्दी है तो उसमें येलो कलर मिला दिया गया या कुछ भी करके उसमें मिलावट कर दिया गया। जब मिलावट हो गया तो वो क्या हो गया, वस्तुएं बढ़ जाती हैं। तो मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम वजन। कभी पता है जब जो दुकानदार इतने चालाक होते हैं कि अगर वो किसी चीज का वेट करते हैं, वजन करते हैं, तो उसके नीचे कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं कि हम लोग को दिखता भी नहीं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है और उन्हीं को प्रॉफिट हो जाता है। हमें लगता है कि वेट बराबर है लेकिन वेट बराबर नहीं रहता है। ठीक है बेटा, ये परंपरा जो है वो बहुत ही पुरानी है। पहले ये क्या था कि ये सिर्फ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, अखबारों में छपा हुआ मिलता था, या तो फिर उसकी प्रदर्शनी लगाने से, मतलब कहीं कहीं वो प्रदर्शन किया जाता था, इससे ही मिलता था। लोग विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से इतने अधिक असंतुष्ट हो गए थे कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पता है बेटा, जब पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना, तो एक दिन ऐसा टाइम आता है कि वो खुद ही फूट जाता है। तो ऐसे ही जो उपभोक्ता थे, मतलब जो आंदोलन किया गया भारत में, जो दुकानदार थे, इतने परेशान कर दिए कि धीरे धीरे वो क्या हुआ कि उसका घड़ा जो है भरता गया और लोग आंदोलन करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गए। एक लंबे समय के बाद सरकार ने भी उपभोक्ताओं की बात सुनी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को लागू किया। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को कोपरा भी कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम है कोपरा। ठीक है, 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, कोपरा उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। इसमें क्या था कि जो उपभोक्ता थे उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए कानून बनाया गया। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता वादों के निपटारे के लिए क्या करते थे, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिका तंत्र स्थापित किया गया था। जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती थी। मतलब पेनाल्टी देनी पड़ती थी। अगर इसके लिए पेनाल्टी भी बहुत हाई लेवल की रखी गई थी कि अगर 20 लाख है, 20 लाख से ऊपर है तो उसको जिला स्तर देखेगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर उसमें घोटाले हो रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा पेनाल्टी भी रखा गया था। उपभोक्ताओं के कर्तव्य, अब हम देख लेते हैं हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं उपभोक्ताओं के। कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए, ये तो सही बात है। अब ये हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अगर कोई वस्तुएं हम लेने जाते हैं, सामान मार्केट से परचेस करने जाते हैं, तो उसको देखते हैं ना उसकी क्वालिटी क्या है। दुकानदार के बताने के बाद भी उस पर लिखी हुई क्वालिटी को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसपे कि गारंटी कार्ड है तो हमें उसे अपने पास जरूर सेव करके रखना चाहिए। खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, है ना। अगर आप सामान कहीं से ले रहे हैं तो उसकी रसीद, उसका बिल हमें जरूर लेनी चाहिए। अदरवाइज आप बिना बिल रसीद के अगर ले जाके दुकानदार को माल वापस करोगे, वो कहेगा नहीं ये मेरे यहाँ का नहीं है। बिल ही, जो रसीद होता है वही उसका सबसे बड़ा
प्रूफ है। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। आपको मान लीजिए आपने ये पेन परचेस किया और इस पेन को घर ले जाने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बेहिचक निसंकोच जो है वो जाकर दुकानदार को जरूर बताना चाहिए। ISI तथा एग मार्क निशानों वाला सामान ही खरीदे, मतलब जो सामान होता है उस पे एग मार्क जो लगा रहता है वैसे ही सामानों को खरीदे। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, उसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। जब हमें आवश्यकता पड़े, जब देख ले कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उस समय हमें रुद्र रूप धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हमें राइट्स मिला है तो हमें उसके अधिकारों का भी पालन करना चाहिए। थोड़ी कि बस खाली हमने पढ़ लिया, बुक में छपा हुआ है, बस बात खत्म, नहीं, उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अब ये बेटा ये MCQ में पूछ सकता है आप लोगों का कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इससे MCQ के क्वेश्चन बन सकते। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ठीक है। यह वही दिन है जब भारतीय संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जहां उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट है, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जहां उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल, महंगी और लंबी होती जा रही है। वकीलों की ऊंची फीस के कारण अक्सर उपभोक्ता मुकदमे लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जो इसमें मुकदमे होते हैं बेटा, उनके जो वकील होते हैं उनकी फीस जो होता है वो बहुत होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट है वो आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए लोग ज्यादातर वहां तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि पता लगा सामान खरीदे, सामान खरीदने से ज्यादा हम वहां पे गंवा के बैठ गए, ठीक है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं, क्या क्या इनकी सीमाएं हैं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है, ठीक है। बहुत खर्चीली ये प्रणाली है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे अपने से होता नहीं है। या मुकदमे अदालती कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। अब मान लीजिए, ठीक है, फेस्टिवल के टाइम अगर कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, पता लगा उसकी बिल रसीद वो दिया ही नहीं, या तो फिर दुकानदार दिया हमसे कहीं गिर गया, ठीक है, या हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उसको फाड़ दिए, या कभी ऐसा होता है कि वो किसी पर्स में या कहीं रहता है वो बैग ही खो जाए, कुछ बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस स्थिति में रसीद हमारे पास नहीं है तो हमको उसका जो सत्यापन होता है उसको जुटाना बहुत ही कठिन होता है। बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से ही होती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में यह कमजोर है। अब हम देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। कौन कौन से कदम भारत सरकार ने उठाया है। कानूनी कदम 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रशासनिक कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तकनीकी कदम वस्तुओं का मानवीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, त्रिस्तरीय उपभोक्ता आंदोलन की स्थापना। ये सारे गवर्नमेंट ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाए हुए हैं। न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि न्याय पाने के लिए उपभोक्ताओं को किसकी शरण में जाना चाहिए। न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत जाना चाहिए, मतलब कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। अगर 20 लाख तक की आपको हानि हुई है, 20 लाख तक का घोटाला हुआ है, तो वो जिला स्तर का न्यायालय देखेगा। राज्य स्तरीय अदालत 20 लाख से 1 करोड़ तक, राज्य जो देखता है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक की जो देखता है मुकदमे वो राज्य स्तरीय अदालतें देखती है। राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। ये बेटा इससे भी, ठीक है, इससे भी आपके MCQ
इससे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि इससे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि जिला स्तर का न्यायालय कितने तक के मुकदमे देखता है, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के। ठीक है बच्चा, तो बेटा इस तरह हम लोगों ने ये भी चैप्टर धीरे धीरे फिनिश कर लिया। आई होप आप लोगों के सबको आप लोगों के राइट्स पता चल गए होंगे कि आप लोगों के क्या राइट्स हैं। कभी भी जरूरत हो तो उस राइट्स का आप लोग जो जरूरत हो तो उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब ये मत कीजिएगा कि 10 रुपए का पेन खरीदे, पता लगा वो खराब है और उसके लिए हम चले गए कंज्यूमर फोरम, पता लगा वहां गए 10 रुपए की पेन के लिए और उससे ज्यादा हम गंवा के बैठ गए। जैसे बहुत ज्यादा जहां पे चीजें लॉस होती हैं वहां पर हम उसका, जैसे लाखों में है, करोड़ों में है, ठीक है, तब वहां पे हम उसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन 10, 20, 25, 50 या 1000 रुपए तक की चीजों के लिए हम फालतू में कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा और किसी के पास आज के समय में इतना टाइम नहीं है कि रोज कोर्ट का चक्कर काटता फिरे। उसमें समय भी बर्बाद होता है, ठीक है, श्रम भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। ठीक है बच्चा, तो आई होप आप लोगों को अर्थशास्त्र का ये लास्ट चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और चैप्टर तो जो समझ में आया ही आया, लेकिन आप लोगों को आप लोगों के राइट्स भी पता चल गए कि हमारे अपने क्या राइट्स हैं, मतलब हम लोग भी सत्ता में हैं, हम लोग भी सत्ता में शामिल हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।